गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सितु कंजर्वेशन। जो लेक्चर 8 में हम लोग को कंजर्वेशन के अंडर में बोला था, दो पार्ट में कंजर्वेशन होता है। तो पहला पार्ट जो है एक होता है इन सितु कंजर्वेशन, दूसरा पार्ट होता है एक्सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो लास्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का, ये पिछले 15 दिन से लेक्चर चल रहा है एक्चुअली। तो ये जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है एक्सितु कंजर्वेशन, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला सिंबल इमोजी रख दिया है। तो ये जो एक्सितु कंजर्वेशन एंड लास्ट में एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसका मतलब हमें एंड में पढ़ेंगे कि कन्वेंशन क्या होता है एंड कौन सा कन्वेंशन होता है। एंड ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द नीट 2026 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन एक है, बाकी सब कट गए हैं। एनवायरमेंटल इशू कट गया सिलेबस से, तो एक ही बचा है, तो यही आएगा, श्योर आएगा। तो कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जो टॉपिक यही है एंड एक्सितु कंजर्वेशन पढ़ेंगे एंड कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी हमें लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। शुरू करते हैं एक्सितु कंजर्वेशन। बेटा एक्सितु कंजर्वेशन जो होता है वो जनरली छोटे छोटे एरिया में जो एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सितु कंजर्वेशन, ठीक है। छोटे एरिया, स्मॉल एरिया में कंजर्वेशन को एक्सितु कंजर्वेशन कहते हैं। छोटे एरिया में कंजर्वेशन को एक्सितु कंजर्वेशन कहते हैं, जैसे सीड बैंक है, जीन बैंक है, यानी बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, यानी छोटे छोटे एरिया में एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज को लेके कंजर्व करना प्रोसेस को एक्सितु कंजर्वेशन कहते हैं। अब देख लो क्या लिखा हुआ है। प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स बाय शिफ्टिंग फ्रॉम अनसेफ थ्रेटेंड हैबिटेट टू द ह्यूमन केयर। यानी ऐसा है कि कोई एनवायरमेंट है, कोई फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, कोई हिल को काट रहे हैं, या कोई अनसेफ एरिया होता है, उनका प्रेडेटर उसको खा जाते हैं, इनका पॉपुलेशन साइज छोटा है, तो उस कंडीशन पे अनसेफ एरिया से या नेचुरल हैबिटेट में रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन पे एंडेंजर्ड स्पीशीज को उस नेचुरल हैबिटेट से लेकर ह्यूमन केयर, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के अंडर में रखकर उसका स्पीशीज को बढ़ाया जा सकता है एंड स्पीशीज को कंजर्व किया जा सकता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सितु कंजर्वेशन। ये कैसे हेल्प करता है ना? इट हेल्प्स फॉर द रिकवरिंग पॉपुलेशंस, इट हेल्प्स फॉर द रिकवरिंग। अगर कोई, जैसे तुमने सुना होगा 10-12 साल पहले टाइगर स्पीशीज से 211 बच गए थे, तो धीरे धीरे रिकवरी कर दिया गया ना, उनको ह्यूमन केयर के अंडर में रखा गया एंड इवन सरकार की तरफ से फंड भी इकट्ठा किया जा रहा था। सबने 10, 20, 50 जो भी जितना दे सके डोनेट भी कर सकते थे डिफरेंट एनजीओ के मीडियम से। तो इस तरीका से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसके वजह से टाइगर बच गया। तो इट हेल्प्स टू रिकवरिंग पॉपुलेशंस एंड प्रिवेंटिंग देयर एक्सटिंक्शंस अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशंस दैट क्लोजली रिजेंबल्स द नेचुरल हैबिटेट। जैसा नेचुरल हैबिटेट था वैसे ही है कि आर्टिफिशियली हैबिटेट बना के ह्यूमन केयर के अंडर में उस थ्रेटेंड स्पीशीज को रख के उसको कंजर्व एंड प्रिजर्व किया गया, जिसके वजह से वो स्पीशीज आज बच गया है। तो इस तरीका से किया जाता है एक्सितु कंजर्वेशन में, छोटे एरिया में करना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सितु कंजर्वेशन देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एक्सितु कंजर्वेशन क्या क्या है, ये एग्जाम्पल लाइन है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सितु कंजर्वेशन में पहला होता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन कौन सा? रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता भी है, हर्बेरियम जहाँ पर कलेक्ट होता है। क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, तो वहाँ पर प्लांट एंड एनिमल को कंजर्व किया जाता है। दिस इज द वे ऑफ प्रोटेक्शन, इट इज द वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सितु। जूलॉजिकल पार्क ऑल्सो, पोलन बैंक है। चलो जूलॉजिकल पार्क तो चलो ठीक है, इसमें बैंक की नहीं है, बैंक है, ये कुछ नहीं है। जूलॉजिकल पार्क गया, पोलन बैंक है। पोलन बैंक क्या होता है? आपने सुना होगा कि प्लांट का जो गैमेट होता है उसको पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है, अगर हमें उसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो हम हमारे चाहत के हिसाब से
सिंथेटिक सीड्स बना पाएंगे, ताकि जब भी फीमेल फ्लावर्स का स्टिग्मा मैच्योर होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, उस स्टिग्मा के रिसेप्टिव कंडीशन पे हमें जो प्रिजर्व करे होंगे, अच्छा खासा जो हेल्दी पोलन से कलेक्ट किए होंगे, उनको लेके फोर्सेप में डस्टिंग कर देंगे, ताकि एक सिंथेटिक एंड हाई क्वालिटी सीड बन पाएगा। ठीक है, तो यही है पोलन बैंक का मतलब। पोलन बैंक के जरिए में पोलन कल्चर होता है। सीड बैंक, सीड भी अगर अच्छा सीड होता है तो सीड बैंक में अगर कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो जब जरूरत पड़ेगा वही सीड से हमें नया प्लांट बनाएंगे। जीन बैंक, जीन बैंक क्या होता है कि अगर कभी ऐसा भी है, पता नहीं इंडिया में होगा नहीं होगा, इंडिया में भी है वैसे। क्या होता है कि अगर आपका बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, उसके जो स्टेम सेल्स होता है, उस स्टेम सेल को अगर प्रिजर्व किया जाएगा, फ्यूचर में पेरेंट को अगर डायबिटीज या कोई कैंसर या कोई अदर खतरनाक बीमारी होता है, तो उस स्टेम सेल्स को रीजनरेट करके आप अगर इंजेक्शन के रूप में लोगे, तो आपका जो पुराना सेल डैमेज हो गया वो नया सेल्स में बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला दिनों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए जीन बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। इसके अलावा अगर मैंने मेंशन नहीं भी करा होगा, इसमें से स्पर्म बैंक भी होता है। स्पर्म बैंक सुना होगा, स्पर्म बैंक सुना होगा। देखो बेटे, स्पर्म बैंक क्या होता है, मान लीजिए कोई 32, 35, 40 साल में शादी करता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके 25 साल वाला जो एज है, उसी एज का स्पर्म के द्वारा वो फर्टिलाइज करा के बच्चा करें। ऐसा मुंबई में मौजूद है, एक मुंबई में खर रोड है, वहाँ पर एक लैबोरेटरी है, जहाँ पर स्पर्म आप लोग डोनेट करके, जिन जो चाहिए डोनेट करके रखोगे, पैसा देना पड़ेगा भले ही, तो वो प्रिजर्व रहेगा। एंड जब आपको जरूरत पड़ेगा, आप स्पर्म को लाके उसी स्पर्म से फर्टिलाइज करवा के अपना बच्चा पैदा कर सकते हो। ये एक अच्छा बात है, ताकि यूजेनिक्स के हिसाब से सोसाइटी में बेटर रेस, बेटर डेवलपमेंट हो जाए एंड डिफेक्टिव बच्चा पैदा ना हो। इसके लिए ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर ऐसा भी देखा जाता है कि कोई हस्बैंड इनफर्टाइल होता है, तो वो चाहें तो स्पर्म को, गैमेट को परचेस करके भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए में, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए में भी अपना बच्चा पैदा कर सकता है, ताकि एक फ्यूचर में एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो जाए। ओके, स्पर्म बैंक मैंने बता दिया। इसके अलावा इन रिसेंट ईयर एक्सेस टू कंजर्वेशन इन व्हिच गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज आर प्रिजर्व्ड इन viable and fertile conditions for long periods. गैमेट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल, ऑफ कोर्स भाई, अगर कभी कभी सुना होगा डायनासोर को अभी भी बचाया जा सकता है। अगर कहीं से डायनासोर का एक ब्लड सैंपल मिल जाएगा, या कहीं से भी डायनासोर का एक गैमेट मिल जाएगा, तो उस गैमेट से हमें नया इंडिविजुअल पैदा कर सकते हैं। कोई सेल्स मिल जाएगा तो बड़े आराम से हो जाएगा। गैमेट हैप्लॉइड होता है, अगर गैमेट मिलेगा तो फीमेल गैमेट भी मिलना चाहिए, तभी फर्टिलाइज करवा के कोई एक नया हेल्दी एंड फर्टाइली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर ब्लड सेल मिल गया, कोई स्किन मिल गया, कोई हड्डी मिल गया, तो तभी भी किया जा सकता है, सेल्स को मतलब एनिमल को रिकवरी किया जा सकता है। ठीक है, थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब एक्सेस टू कंजर्वेशन इन व्हिच गैमेट आर प्रिजर्व्ड, ताकि थ्रेटेंड स्पीशीज का गैमेट को प्रिजर्व करने से अगर वो एक्सटेंड हो गया, तो बाद में very तुरंत हमें उस स्पीशीज को रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, फर्टाइल कंडीशंस फॉर द लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा ऐसा होता है। गैमेट को हमें क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के द्वारा गैमेट को, जीन को एंड सीड को भी, सीड थोड़ा बहुत कम टेम्परेचर में हो जाता है, गैमेट को एंड जीन को प्रिजर्व किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब लो टेम्परेचर। मैंने अगर ये बात तुमको कह दूं, ये मैं कह देता हूँ, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गैमेट को प्रिजर्व करना प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। गैमेट को प्रिजर्वेशन करना प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, प्लांट्स कैन बी प्रोपागेटेड इन टिश्यू कल्चर, दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ ex situ conservation process so that the threatened species can be survive। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में ये चलते हैं कि इस टॉपिक के अंदर में हमारे पास और क्या है,
genetically different strains, right? Genetically different strains of plants preserved through the seed bank. वो भी सही है, मैं सब बोल चुका हूँ. और सीड सी, गैमेटे, जीनी एंड थ्रेटेंड स्पेसीज, इन सबको प्रिजर्व किया जा सकता है. थ्रेटेंड स्पेसीज तो अपने अपनी जगह में प्रिजर्व करेंगे, लेकिन गैमेटे बड़े -196 टेम्परेचर में प्रिजर्व किया जाता है ताकि फ्यूचर के लिए हमें उसी स्पेसीज को रिकवरी कर सकते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सितु कंजर्वेशन प्रोसेस. बच्चा, एक्सितु कंजर्वेशन खत्म हो गया. अब हम देखेंगे कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्या देखेंगे? कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बच्चा, ये कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ना. कन्वेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स. कन्वेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स which is a collective responsibility of all the nations. Which is a convention is a force and it is a collective responsibility of all the nations to conserve, counting and preserve the biodiversity and also support the prevention of extinction of biodiversity. यानी मेजर करेंगे नेशंस में, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एंड कंजर्व. दो चीजें, मेजर, कंजर्व एंड काउंट, as well as reduce to the current loss of biodiversity को रिड्यूस करना है. जिस तरीका से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको थोड़ा मिनिमाइज करना, यानी लॉस को कम करना, यानी फायदा में है, हमें स्पेसीज को बचाना है. मैंने दोबारा कहता हूं, कन्वेंशन इज ए फोर्स एंड इट इज ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द हेड ऑफ द कंट्रीज so that the biodiversity can be measured and conserved, so that the reduced biodiversity, the loss of biodiversity can be checked. यही काम के लिए कन्वेंशन बैठाया गया है, मीटिंग बैठाया गया है, तो सारे कंट्री मिला के. ऐसा कन्वेंशन पहले आपका एनसीईआरटी को होते हुए, देखो एनसीईआरटी में है आपका आर्थ समिट, तो आर्थ समिट का शुरुआत से मैंने लाया एंड एंड तक मैंने रख दिया. आपके उसी के अंदर में एनसीईआरटी रह जाएगा, चिंता नहीं करना. तो द आर्थ समिति, ये एक समिति है, सबसे पहले 1972 में स्वीडन में एस्टैब्लिश हुआ था. 1972 में स्वीडन में एस्टैब्लिश हुआ था. इसका यही मकसद था कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोडाइवर्सिटी होते हैं इनको कंजर्व किया जाए. बस एक ही मकसद था, कंजर्व किया जाए. शुरुआत हुआ 1972 में, याद रखना, पेन में लिख दो ना, 1972 हेल्ड इन स्वीडन. उसके बाद देखो बेटे क्या हुआ है, लिखा गया है. फिर 1982 में कहां पर आ गया ये आर्थ समिति हेल्ड इन नैरोबी, केनिया में 1982 में ये दोबारा हुआ. उसी का नाम आर्थ समिति. ठीक है. अब देखो इंपॉर्टेंट आ गया जो है एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है 1992. ये आपके नीट एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में आएगा. मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोला, मैंने बोला आएगा. चैलेंज्ड है कि ये क्वेश्चन आएगा. 1992 इट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. 92 में, यानी अलग अलग कंट्री में सेम मीटिंग होता है, सेम कंजर्वेशन पर्पस में. थोड़ा बहुत तो अलग अलग होता है, मैं बताऊंगा. हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की जगह है, वहां पर बैठाया गया मीटिंग 1992 में, जिसका नाम था द आर्थ समिति. द आर्थ समिति, इसका गोल क्या था? इट्स एम वाज कॉल्ड अपन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पहले मेजरमेंट करे, सारे देश को बुलाया गया, सारे कंट्री को बुलाया गया एंड बताया गया कि तुम्हारे कंट्री में कितना कितना बायोडाइवर्सिटी है, उसका डाटा दो. तो सब कंट्री गए, इंडिया भी गया था, टू मेजर्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट. यानी उसके कंजर्वेशन करना है, जो भी मिलेगा खाओ, पेड़ लगाओ, फल खाओ, पेड़ काटो मत. दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिना पॉल्यूशन करते हुए. ठीक है. इस तरीका से आपका जो पहली बार 1992 में जो क्या नाम उनका, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर में जो मीटिंग हुआ था, उसी का नाम था आर्थ समिति. ये शुरुआत 1972 स्वीडन में था, 1982 में आ गया केनिया में. अब 1982 में केनिया,
1992 में आ गया आपका काम पर, ब्राजील में आ गया। ठीक है, इसमें से 130 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। हाउ मेनी कंट्रीज? 130 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। अब मैं दिखाऊंगा आपके कबाब की हड्डी। क्यों कहा कबाब की हड्डी, आप जरा देख लो, मैंने लाल सर्कल मार दिया, ये भी आपका बुक में लिखा हुआ है, कबाब की हड्डी। इन 2002, फिर 10 साल के बाद आ गया ना, फिर 2002 में जो आर्थ समिति था वो चेंज होके, ये पॉलिटिक्स हुआ, ये चेंज होके वर्ल्ड समिति के नाम पे नाम कर दिया गया, वर्ल्ड समिति। देख लो आप, 2002 में आर्थ समिति चेंजेस इनटू वर्ल्ड समिति एंड इट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में आर्थ समिति चेंज होके वर्ल्ड समिति के नाम पे नेमिंग कर दिया गया। क्यों कबाब का हड्डी बताता हूँ। फिर बाद में फिर वही आर्थ समिति दोबारा आ गया, यानी बीच में सिर्फ यही था कबाब की हड्डी, जो आर्थ समिति को चेंज करके वर्ल्ड समिति कर दिया गया, बाद में फिर आर्थ समिति नाम दोबारा आ गया, इसीलिए कबाब का हड्डी। इसका मेन एम क्या था? इट्स मेन एम वाज रिड्यूस द करंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल रीजन्स। रिड्यूस द करंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन लोकल लेवल, रीजनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। हमको बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करना है। अगर इंडिया में अरावली हिल्स को काट देंगे तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है? चलो उसके बारे में सरकार जाने। इसमें से 190 कंट्रीज कमिटेड थे एंड आए थे, एंड उस मीटिंग में ये बताया गया कि 2010 तक, कब बैठा गया? 2002 में बैठा था मीटिंग। उस मीटिंग में डिक्लेयर हुआ कि 2010 तक सब लोग अपने अपने कंट्री में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, एंड जिस रेट में घटता है बायोडाइवर्सिटी उसको घटाना नहीं है, उसको कंजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करोगे तो अल्टीमेटली जो लॉस होता है वो कम हो जाएगा। ये इसका मीनिंग था, ये उसका मोटो था। वो था मेजरमेंट एंड कंजर्वेशन। ये रिड्यूस्ड को कम करना, जो कम हो रहा है, जो घट रहा है उसको कम करना, यानी थोड़ा बचा के रखना। अब 2012 में फिर वही आर्थ समिति जो अभी वर्ल्ड हो गया ना, फिर 12 में द आर्थ समिति अगेन केम कॉल्ड रियो 20, यानी 20 साल हो गया, रियो प्लस 20। ये नीट का क्वेश्चन है, रियो 20 आ गया क्योंकि 1992 से लेके 2012 20 साल हो गया। तो ये जो 20 साल हो गया इसलिए बोला गया रियो 20। दोबारा सेम पर्पस, सेम मीनिंग, कुछ नहीं है। मेजरमेंट, कंजर्वेशन एंड रिड्यूस्ड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये 3 कॉज है। अब कौन से में क्या बोला गया था वही आएगा, ऑप्शन क्या होगा वो पूछेगा। ठीक है, इन 2016 द आर्थ समिति हेल्ड इन सेम प्लेस कॉल्ड रियो, सेम रियो में। अब देखो रियो को हेल्ड किया गया, इसीलिए रियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1992 वाला जो आपका एनसीईआरटी शुरुआत हुआ, ठीक है। 72 में स्वीडन, 82 में केनिया नैरोबी, एंड 92 में कौन सा? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कब? 92 में। अब 2012 में फिर रियो में आ गया रियो 20, 2016 में फिर रियो में आ गया रियो 24। उसमें 196 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे फॉर द सेम पर्पस इन द सेम प्लेसेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ऑनसीड। मैंने लिखा उधर से, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं ऑनसीड, शॉर्टकट में कहते हैं ऑनसीड। ऑनसीड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट ऑन डेवलपमेंट। तो ये जो ऑनसीड का फुल फॉर्म ऐसे पहले से नीट में आए हुए हैं, यानी थिंक कर लेना कैसे ना 2016 तक आ चुका है, यानी 18, 20, 25 तक इन बीच में बहुत कुछ हो चुका होगा जो हमारे सिलेबस में आया नहीं अब तक। इस तरीका से खुश होना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक की समाप्त हो गया है। एंड ये जो नोट्स था ये प्रॉपर नोट है, ये सिस्टमेटिक है। आप इसको पढ़ोगे, समझोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन से छूटेगा नहीं। आप उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।